नमस्कार साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये हमारी सीटीईटी साइंस की क्लासेस चल रही हैं। तो अभी हमारा चल रहा था फूड वाला यूनिट, फूड एंड न्यूट्रिशन वाला यूनिट, और आज का हमारा टॉपिक है मिनरल्स। विटामिन्स हमने पढ़ लिए हैं, तो मिनरल्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये खनिज का पार्ट नंबर 1 होगा, और ये क्लासेस सीटीईटी के लिए तो है ही, साथ ही यूटीईटी, यूपीटीटी और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए उपयोगी रहेंगी। साथ ही ये क्लासेस सभी परीक्षाओं जिनमें कि सामान्य विज्ञान आता है उनके लिए उपयोगी रहेंगी। तो ये हमारी सीटीईटी साइंस की क्लास नंबर 10 है। आज का हमारा टॉपिक मिनरल्स है, यानी कि खनिज। ये कुछ चीज़ें हैं, आप हमारी वेबसाइट www.updeshta.com के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। क्लास नोट्स वगैरह आपको समय समय पर यहाँ उपलब्ध करा दिए जाएंगे। साथ ही नई क्लासेस की जानकारी और नई क्लासेस आपको यहाँ भी मिलेंगी, यूट्यूब पे भी मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं हम अपनी क्लास मिनरल्स यानी कि खनिज। खनिज तो मिनरल्स भी विटामिन्स की तरह क्या होते हैं? मेटाबॉलिक रेगुलेटर ही होते हैं। ठीक है, ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर की तरह कार्य करते हैं हमारे शरीर में। मेटाबॉलिक रेगुलेटर, हिंदी में इसको कहते हैं उपापचयी नियंत्रक। तो आप इसको इंग्लिश में ही रखिएगा याद, हिंदी में भी हालांकि मैं लिख दे रहा हूँ, उपापचयी नियंत्रक। ठीक है, एक तरह से आप इसको कैटलिस्ट की ही तरह मान सकते हैं, उत्प्रेरक की तरह ये कार्य करते हैं। तो मिनरल्स भी फिर इनको हम फर्दर डिवाइड करेंगे 2 टाइप्स में, मिनरल्स, और ये भी 2 टाइप के हम इनको कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, जैसे हमने न्यूट्रिएंट्स में देखा था कि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे। तो इसी तरह मिनरल्स भी हो जाएंगे जो हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और एक चाहिए होते कम मात्रा में। तो ठीक है, एक हो जाएंगे माइक्रो मिनरल्स, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा मैक्रो मिनरल्स। अब हम इनको देखते हैं। माइक्रो मिनरल्स वे मिनरल्स होंगे जो रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी, और मैक्रो मिनरल्स वे मिनरल्स होंगे जो रिक्वायर्ड इन मोर क्वांटिटी। तो माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म मात्रा जिनकी चाहिए होती है, और इनकी हमको ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है। ठीक है, तो माइक्रो मिनरल्स रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी। ये हमें क्या चाहिए होते हैं? हमारी बॉडी को ये कम मात्रा में चाहिए होते हैं। और ऐसे मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? तो इनमें आ जाता है आपका आयरन, ठीक है, दूसरा आ जाएगा जिंक, आयोडीन, कॉपर और कोबाल्ट। इन सबको अभी हम डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं मैक्रो मिनरल्स, यानी कि ज़्यादा मात्रा में जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो रिक्वायर्ड इन मोर क्वांटिटी, ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं? तो ये आपको पता है सबको, जो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। कौन कौन से चाहिए होते हैं? एक तो हमें कैल्शियम चाहिए होता है, जिससे हमारी हड्डियाँ बनी हुई है। फॉस्फोरस हमको ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, हड्डियाँ इसी से बनी होती हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से। ठीक है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। क्लोरीन हमको चाहिए होता है ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, क्लोरीन। ये स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, आप इसको सही कर दीजिएगा। ठीक है, क्लोरीन, और फ्लोरीन भी हमको चाहिए होता है ज़्यादा मात्रा में, फ्लोरीन, पोटेशियम, ठीक है, और इसके अलावा हमको चाहिए होता है मैग्नीशियम भी हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे माइक्रो मिनरल्स को, फिर हम देखेंगे मैक्रो मिनरल्स को। तो सबसे पहले हम आयरन को देखेंगे। तो इसको थोड़ा ऊपर खिसकाते हुए आयरन को हम देख लेते हैं। Fe से आयरन को दर्शाते हैं। ठीक है, आयरन भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आयरन, हिंदी में लोहा। ठीक है, आयरन के सोर्स कौन कौन से हैं?
ये भी परीक्षा में प्रश्न इस तरह के भी बनते हैं। तो सोर्स ऑफ आयरन हम देखते हैं। सोर्सेस, ठीक है, स्रोत कौन कौन से आयरन, जहां से हमें आयरन प्राप्त होता है। तो आयरन सबसे ज्यादा हमें मैक्सिमम आयरन हमें प्राप्त होता है किससे? पालक से। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे मैक्सिमम, सबसे ज्यादा आयरन मिलता है पालक में, ठीक है, पालक से हमें सबसे ज्यादा आयरन मिलता है। जिन्हें अनीमिया, अरक्तता का रोग होता है, जो हमने विटामिन्स वाले में पढ़ लिया था, B6, B9, B12 से अनीमिया रोग होता है, तो उनके लिए क्या है, उन्हें पालक खानी चाहिए अच्छी मात्रा में। फिर ग्रीन वेजिटेबल्स, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, उन सब से हमको मिलता है आयरन। एप्पल से हमको आयरन मिलता है और फिश से भी हमको आयरन मिलता है। फंक्शंस क्या होंगे आयरन के, क्यों हमारी बॉडी को आयरन चाहिए, क्या कार्य करता है आयरन हमारी बॉडी में, तो हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ आयरन, ठीक है। फंक्शंस का मतलब होता है कार्य। फंक्शन, क्या कार्य हैं आयरन के। तो आयरन का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन, जो भी आप इसको कहते हैं, हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन HB से इसको दर्शाते हैं। इसका निर्माण आयरन के द्वारा ही होता है। तो हीमोग्लोबिन का निर्माण, या मैं इसको फॉर्मेशन भी लिख देता हूं, हीमोग्लोबिन का निर्माण आयरन के द्वारा होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब इसको थोड़ा देखते हैं डिटेल में। तो जो ये हीमोग्लोबिन है ना, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया आपका हीमो प्लस ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, ठीक है। तो ये हेमो है ना जो यहाँ पे, यही है आयरन, आयरन को ही कहते हैं हेमो, हेमो, ठीक है। तो ये है आयरन। आयरन और ग्लोबुलिन मिलकर क्या निर्माण करते हैं, हेमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। हेमो या हीमोग्लोबिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है, ग्लोबुलिन क्या होता है, एक प्रोटीन है ग्लोबुलिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, और आयरन रिच प्रोटीन है, एक प्रोटीन है ये, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण, फॉर्मेशन हीमोग्लोबिन का कहाँ होता है, ये प्रश्न आपके लिए है, जिसको पता है कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकता है। तो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है बोन मैरो में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोन मैरो को हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा, जिसको लिखना है लिख दीजिए, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का निर्माण हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं कि आयरन की कमी से, आयरन की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है। आयरन की कमी से, डिफिशियंसी, आयरन की डिफिशियंसी से, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयरन की कमी से क्या हो जाएगा, RBC का निर्माण, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण क्या हो जाएगा हमारी बॉडी में, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कम हो जाएगा। और अगर रेड ब्लड सेल का निर्माण कम होगा तो इसी को कौन सा रोग कहते हैं, अनीमिया या अनीमिया, ठीक है। अरक्तता हिंदी में कहते हैं, खून की कमी हो जाती है शरीर में, ठीक है। तो आपको आयरन भी उचित मात्रा में लेना है, उसके लिए आपको सोर्स पालक की सब्जी खानी है, पालक पनीर आपको खाना है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन का यहाँ पे नाम आ चुका है, इसको थोड़ा डिटेल में देख ही लेते हैं, ठीक है। जब हमने पढ़ना ही है तो सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन हम देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन के क्या कार्य होते हैं हमारे शरीर के अंदर। फंक्शन ऑफ, HB लिख दे रहा हूं मैं हीमोग्लोबिन को, ठीक है। तो सबको पता है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर शरीर के अंगों तक पहुंचाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, ठीक है। अब कैसे, ये है हमारा हार्ट, ऐसा हार्ट की संरचना होती है, नहीं समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। इसको आप बॉडी डायग्राम समझ लीजिए, एग्जैक्ट हार्ट का शेप ऐसा नहीं होता है। तो ये है हार्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये है हमारा ऑर्गन। अब हार्ट से ऑर्गन तक ऑक्सीजन जाएगी और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो निर्माण होगी वो फिर हार्ट तक आएगी। ऐसे ही हमारे श्वसन प्रक्रिया कार्य करती है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हीमोग्लोबिन प्लस O2 मिल रहे हैं जो जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ हीमोग्लोबिन प्लस O2 जा रहे हैं।
तो इसको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन प्लस O2 को कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी से ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HAE, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो दूसरी तरफ जो यहाँ से ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड मिलके हीमोग्लोबिन में हार्ट की तरफ जाता है, तो वहाँ पे जो कंपाउंड रहता है या जो रिएक्शन या जो कंपाउंड रहता है उसको हम देखते हैं। तो Hb प्लस CO2 और CO2 10%। इसको अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि 10% क्यों है, पहले इसका नाम हम लिख लेते हैं। तो इसका नाम होता है कार्बामाइनो, कार्बामाइनो हेमियो या हीमियो या हेमोग्लोबिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन, कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन। Hb, एक बार आप मेरे साथ दोहराएंगे कि हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन का कंपाउंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन प्लस CO2 का कंपाउंड कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन होता है। 10% क्यों मैंने लिखा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 10% ही कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर वापस हार्ट तक जाती है और हार्ट से फिर फेफड़ों में माध्यम से हम श्वसन नली के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग 90%, 10% यहाँ हो गया, तो रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेन 10% CO2 किसके माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं, यानी कि सोडियम के साथ मिलके या मैग्नीशियम के साथ मिल जाएगा या कैल्शियम के साथ मिल जाएगा या पोटेशियम के साथ, ठीक है, के साथ मिल जाएगा। और इसको थोड़ा हम ऊपर करते हैं, पोटेशियम के साथ मिलकर शरीर से बाहर निकलती है। और जो मैक्सिमम निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड किस माध्यम से निकलती है, तो मैक्सिमम पहले मैं लिख देता हूँ, ये निकलती है कार्बोनेट्स के रूप में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलती है कार्बोनेट्स के रूप में। डिटेल से आपको डीप में पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग पढ़ लीजिए, ये सारी परीक्षाओं में आपके काम आने वाला है, क्योंकि वाइटामिन्स और मिनरल्स सारी परीक्षाओं, चाहे ग्रुप डी कोई सी परीक्षा आप दें, सब परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट्स के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, उसके बाद कुछ निकलता है बाइकार्बोनेट के रूप में, ठीक है। इतने डिटेल में शायद ही कोई आपको पढ़ाएगा, तो बिल्कुल इन क्लासेस का आप फायदा उठाइए। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑर्गन्स तक पहुंच रही है और फिर 10% ही हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वापस जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बिकॉज ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है कितना है, 32 है, और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप मास निकालेंगे द्रव्यमान तो 44 है, ये भारी है, तो सिर्फ 10% को ही हीमोग्लोबिन अपने साथ ले जाता है। अदर कार्बन डाइऑक्साइड रिमेनिंग, सॉरी यहाँ पे 10 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 90% होगा, 10 यहाँ पे, तो रिमेनिंग 90%, रिमेनिंग 90% सबसे ज़्यादा कार्बोनेट्स के रूप में निकल जाता है, अदर बाइकार्बोनेट्स के रूप में निकलता है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम के साथ घुलकर। अब हम दूसरे मिनरल्स की तरफ जाते हैं, जिंक। जिंक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जिंक भी हमारी बॉडी को चाहिए होता है, जिंक। और जिंक को क्या कहते हैं हिंदी में, जस्ता। इसके सोर्सेस हम देख लेते हैं, स्रोत कौन कौन से होते हैं जिंक के सोर्स। इसके सोर्स हैं, दूध से हमें जिंक मिलता है, ठीक है, अनाज ग्रेन से हमको जिंक मिलेगा, अनाज हो गया, और किससे मिलेगा, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, लिखने की जरूरत है नहीं, आप लोग खुद लिख लीजिए, चलो लिख ही लेते हैं हम भी, फ्रूट्स और वेजिटेबल, ठीक है। और जिंक का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, क्यों हमारी बॉडी को जिंक चाहिए होता है, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ जिंक हम देख लेते हैं। जिंक क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को, प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट अप करता है, बढ़ाता है, ठीक है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है हमारे शरीर में जिंक, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है। और जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिंक की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाएगी तो उसकी कमी से रोग का नाम क्या होता है, डाइजेसिया, डाइजेसिया। तो जिंक की कमी से डाइजेसिया रोग हो जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप। और इस डाइजेशिया में क्या हो जाता है कि टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हम, ठीक है। जो टेस्ट बड्स होते हैं ना हमारी जीभ पे, जैसे आपने कोरोना के टाइम पे सुना होगा कि लोगों को टेस्ट नहीं आ रहा खाने में, ठीक है,
तो टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे बुखार में भी कभी कभी आपका क्या होता है, मुंह कड़वा कड़वा लग जाता है, चीज़ों का टेस्ट नहीं आता है, तो वही होता है जिंक की कमी से। ठीक है, अब अगले मिनरल्स की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे एक चीज़ मुझे ध्यान आ रही है कि आपने एक चीज़ देखी होगी, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको टीचर बनना है मैथ या साइंस का, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जो आयरन होता है, आयरन पे Zn Cl2, ठीक है, जिंक क्लोराइड कहते हैं Zn Cl2 को। तो जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, जैसे सरिया होता है ना, सरिया, सरिये पे आयरन की जो सरिया होती है उस पर Zn Cl2 की परत चढ़ाई जाती है। पुराने ज़माने के या पहले वाले सरिया आपने देखा होगा कि ब्राउन कलर के रहते थे, जो नए सरिया आ रहे हैं वो रहते हैं स्लेटी कलर के। तो जिंक क्लोराइड की उन पे क्या है, परत चढ़ाई गई है, ताकि उनमें क्या ना हो, जंक ना लगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम समझेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, अभी जिक्र आया तो मैंने आपको बता दिया, पूरी प्रोसेस कैसे होती है वो हम वहीं समझेंगे। इसके बाद हम अगला मिनरल्स देख लेते हैं, आयोडीन। तीसरा हम देख रहे हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आयोडीन। आयोडीन सबसे ज़्यादा हम इस चीज़ के रूप में ले रहे हैं अभी फ़िलहाल, नमक के रूप में। आयोडीन वाला नमक है ना, सरकार ने इसके लिए मुहिम चलाई थी कि सभी नमक कंपनियों को नमक में क्या मिला के बेचना है, आयोडीन मिला के बेचना है। सोर्सेस ऑफ आयोडीन हम देख लेते हैं। ठीक है, सोर्स में आप नमक मत लिख देना, हालांकि नमक भी है पर नमक में मिला हुआ है, नेचुरली तो उसमें आयोडीन होता नहीं है, उसमें अलग से मिलाया जाता है, तो सॉल्ट हो गया। ठीक है, सी फूड, समुद्री जो फूड होता है, सारे समुद्र से जो चीज़ हम खाते हैं, फिश वगैरह, समुद्री फूड में, उनसे हमें मिलता है आयोडीन। आयोडीन का फंक्शंस क्या होता है हमारी बॉडी में, तो ये इंपॉर्टेंट है कि यह थायराइड या थायराइड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड को या थायराइड ग्लैंड को, जो भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है, वही सही है। चीज़ें समझ आनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन उतना मैटर नहीं करता है। यह थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ रखता है। तो आयोडीन की कमी से रोग कौन सा होता है, इसको हम देखेंगे। आयोडीन की कमी से, कमी को तीर के नीचे तक, कमी से रोग भी लिख लेते हैं। तो ये तो सबको पता है, मुझे ऐसा जैसे मुझे लगता है कि ये तो सबको पता होगा ही होगा। आयोडीन की कमी से रोग कौन सा होता है, गोइटर रोग, गोइटर रोग, और इसको कहते हैं गलगंड रोग, गलगंड हिंदी में इसको कहते हैं। ठीक है, और इसमें होता क्या है, इसमें होता है थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, या थायराइड ग्लैंड, जो भी आप इसको कहना चाहिए। ठीक है, इंडिया है यहाँ, हर पग पग पे बोली बदल जाती है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में सूजन। ठीक है, दूसरी जो चीज़ मैं आपको डिटेल में बता लेता हूँ। ठीक है, आयोडीन की कमी से दूसरा रोग मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आयोडीन की किसी व्यक्ति में कमी है अगर, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन की भी कमी हो जाएगी। आयोडीन की अगर किसी व्यक्ति में कमी है, अब ये दोनों तीर में आप कन्फ्यूजन हो जाओगे, तो इसको मैं सिंपल एक लाइन से लिखूंगा कि आयोडीन की किसी व्यक्ति में कमी है। आगे बढ़ेंगे दूसरे स्टेप की तरफ, इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा उस व्यक्ति में, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन, आयोडीन की कमी होगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन की भी कमी होगी उस व्यक्ति में। और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की भी कमी होगी तो फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उस व्यक्ति का। ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ भी क्या होगा उस व्यक्ति का, कम होगा। और इसी जिस व्यक्ति में फिजिकल और मेंटल ग्रोथ कम होती है, उस रोग का नाम क्या होता है, और ये ऊपर तीर का निशान कैसा हो गया, ठीक है, तो ये ऐसा है। ठीक है, जिसमें फिजिकल और मेंटल ग्रोथ कम होगा, उस बीमारी को क्या कहते हैं, क्रिटेनिज्म बीमारी उसको कहते हैं, क्रिटिनिज्म। ठीक है, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं जड़ मानवता, जड़ मानवता। इंग्लिश में ही आप याद रखिएगा, क्रिटिनिज्म।
अब इसमें होता क्या है, एक मिनट, इसमें होता है इस बीमारी में, ठीक है, कि जो 30-40 साल के भी व्यक्ति होंगे ना, 30-40 ईयर का पर्सन भी कैसा लगता है, लुक लाइक अ 7-8 ईयर यंग पर्सन, या बॉय कह लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, बॉय में तो सिर्फ मेल आ जाएंगे, तो पर्सन लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जैसे आपने कुछ देखे होंगे ना, बौने बौने से रहते हैं और शरीर के छोटे छोटे दिखने में, ठीक है, आपने सोशल मीडिया पे रील्स में ये चीज़ें देखी होंगी, ठीक है। और वो रहते हैं, उनकी उम्र रहती है 30-40-50-50 साल, ठीक है। तो इस वजह से उनमें ये होता है। तो आयोडीन, अब जब भी आप उनको देखेंगे तो आप समझ जाना कि उनमें आयोडीन की कमी से ऐसा हुआ है, आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हुई है, जिस वजह से वो छोटे के छोटे रह गए, ठीक है। अब तो थायराइड ग्लैंड को भी हम देख लेते हैं डिटेल में, जब इतनी चर्चा इसके बारे में हो ही चुकी है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड, ठीक है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। हिंदी में भी लिख लीजिए आप लोग, जिसको लिखना है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, अंतःस्रावी मतलब आंतरिक सिक्रेशन जो करती है, ठीक है, अंतःस्रावण जो करती है, सिंपल है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। ग्लैंड वाले चैप्टर में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ पाई जाती है ये भी सबको पता है, नेक में पाया जाता है, हमारी गर्दन में, फाउंड इन नेक, ठीक है। आपने देखा भी होगा, इन व्यक्तियों को गोइटर रोग होता है जो कि आयोडीन की कमी से होता है, तो थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। और थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है, गर्दन पे थोड़ा सा बन जाता है ना, तो फाउंड इन नेक। अच्छा, थायराइड ग्लैंड क्या करता है, फॉर्मेशन भी करता है, किसका फॉर्मेशन, ग्लैंड का काम क्या होता है, हार्मोन्स को सीक्रेट करना होता है, फॉर्मेशन करना होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन, ठीक है, ये एक्स है, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, जो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। देखो आप, ये वाला अभी हम पढ़ रहे थे ना, थायरॉक्सिन हार्मोन, तो थायराइड ग्लैंड से ही निकलता है, इसलिए हमने यहाँ पे पढ़ा उसको। और थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या कार्य होता है कि ये हमारी बॉडी में फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये चीज़ अभी हमने यहाँ पे भी पढ़ ली थी, देखिए, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है थायराइड ग्लैंड। हम लोग इतना बता के भी आपको छोड़ सकते थे, पर डिटेल में चीज़ें हमने बताई हैं, आप लोग इनका फ़ायदा उठाइए। चलिए एक बार आज की क्लास का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो हमारी ये क्लास मिनरल्स है, ये पार्ट 1 है, ठीक है, और ये पार्ट 1 है। दूसरे पार्ट में हम कॉपर पढ़ेंगे, ठीक है, कोबाल्ट पढ़ेंगे, मैग्नीशियम पढ़ेंगे, पोटेशियम पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में ये वाला यूनिट भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मिनरल्स क्या होते हैं, मेटाबॉलिक रेगुलेटर होते हैं, उपापचयी नियंत्रक। मिनरल्स एक तो माइक्रो मिनरल्स हो गए जो कि सूक्ष्म रूप से हमें चाहिए होते हैं, एक होते हैं मैक्रो मिनरल्स जो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब हम इनको पढ़ेंगे और इनको कल पढ़ लेंगे, ठीक है, ज़्यादा है नहीं उसमें। मैक्रो मिनरल्स रिक्वायर्ड इन मोर क्वांटिटी, ये हम सब देख लिया है। आयरन पे सीधा हम आ जाते हैं कि इसका जो मैक्सिमम हमें आयरन मिलता है वो मिलता है पालक से। सोर्स ऑफ आयरन है, ग्रीन वेजिटेबल है, एप्पल है, फिश है। फंक्शंस क्या है कि हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है आयरन, हीमो प्लस ग्लोबुलिन मिलके बनाते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि एक प्रोटीन है, ठीक है। और इसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में। आयरन की कमी से आरबीसी का निर्माण कम होगा और इससे अरक्तता यानी एनीमिया रोग हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, हमारे हार्ट से ऑक्सीजन को ले जाना है ऑर्गन तक, और ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। 10% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर, बाकी रिमेनिंग 90% का कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बोनेट के रूप में या बाइकार्बोनेट रूप में वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। एक चीज़ हमने यहाँ पे बताई थी, ऑक्सीजन का वेट 32 है, CO2 ज़्यादा भारी है, तो CO2 प्लस हीमोग्लोबिन मिलकर ज़्यादा भारी हो जाएंगे, तो कैरी करना मुश्किल रहेगा थोड़ा, ठीक है। एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, तो इसलिए उसको सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम के साथ कंपाउंड बना के शरीर से बाहर फेंका जाता है। उसके बाद हमने जिंक देखा,
सोर्स है मिल्क, अनाज, फ्रूट्स और वेजिटेबल। जिंक क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, और जिंक की कमी से डाइजेशन रोग हो जाते हैं, टेस्ट को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है। ग्लेवनाइजेशन, आयरन पे Zn-Cl2 यानी कि जिंक क्लोराइड की परत चढ़ा जाती है, जिससे कि उस पर जंग ना लगे, ज़्यादा समय तक वो रहे। आयोडीन, आयोडीन हमको मिलता है नमक से, सी फूड से, फिश से। थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ रखता है हमारा। ठीक है। थायराइड ग्लैंड पाई जाती है गर्दन में। आयोडीन की कमी से गोइटर रोग होता है, गलकंड रोग कहते हैं, और थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, यानी कि नेक पे गोल सा ऐसा बन जाता है, पूरा टाइप का। ठीक है। आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी एंड मेंटल ग्रोथ कम होगी, और उसी रोग को कहते हैं क्रिटेनिज्म, जिसमें कि 30-40 साल का एक इंसान कैसा लगता है, 7-8 साल के इंसान जैसा लगता है, बौना होता है और चेहरे से भी छोटे बच्चों जैसा होता है। थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, नेक में पाई जाती है, और किसका सीक्रेशन करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। और थायरोक्सिन हार्मोन हमारे फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि मिनरल्स का ही पार्ट 2 होगी। कॉपर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। और सभी को हम कल ही निपटा देंगे कल की क्लास में। ठीक है। कोबाल्ट और कैल्शियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, सब चीज़ हम कल पढ़ लेंगे। तो आप यूट्यूब के माध्यम से और हमारी वेबसाइट www.deshta.com के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको भविष्य की क्लासेस में।